जो भी हुआ वो अप्रत्याशित था। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ को ऐसा लगा कि सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है और सभापति को राज्यसभा जैसे सदन का, जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर राज्यसभा जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहाँ पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नज़र आना चाहिए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी अकेले को ऐसा महसूस नहीं हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि सभापति महोदय का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। परिपाटी जो राज्यसभा चलती है उसको देख करके पूरे देश के अंदर तमाम सदन और तमाम सदनों में बैठने वाले अध्यक्ष उसी तरीके का अनुसरण करते हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेशों के अंदर भी जो सदन है उनको भी, वहाँ पर भी कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पूरे वाकया को अच्छी तरीके से हमारे डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी ने देखा है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तार से आप सब लोगों के सामने और देश की जनता के सामने बात रखें। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज़ वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की, कि हमारे अधिकारों को, देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज़, तो ये लोकतंत्र का हनन है। आज की घटना, इसके 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों को चयन किया, ना तो वो भाषा अच्छी थी, ना भंगिमा अच्छी थी, ना टोन अच्छी थी, वो अपमानजनक, अशिष्ट और पूरी तरीके से अस्वीकार्य थे, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार
हनन की नोटिस दी गई थी। आज जानना चाहा विपक्ष ने कि उस पर क्या निर्णय हुआ है। अभी निर्णय आया या नहीं, अगर लिखित है तो उसका जवाब लिखित आना चाहिए, क्योंकि सदन आज या सोमवार को स्थगित होना था और यह आश्वासन था कि जल्दी आ जाएगा। परंतु ये कहा गया था कि सदन के बाहर चैम्बर में श्री तिवाड़ी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ गलत हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूं। मेरी भाषा में या मेरी तो उसी को अनुरोध किया गया कि जो बात उन्होंने वहाँ कही है सदन के बाहर, चूंकि उन्होंने पहले सदन के अंदर कही थी तो सदन में कह दें, वो सदन की संपत्ति बन जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। यही बात नेता विरोधी दल कह रहे थे, यही बात सारे दल के लोग कह रहे थे। मैंने भी उनका बात का समर्थन किया। वरिष्ठ सदस्य जया बच्चन जी, जिनका ये चौथा टर्म या पांचवा टर्म है, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय कुछ भावभंगिमा ऐसी होती है जो उचित नहीं। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया। वो सरकार का प्रस्ताव है, सदन का प्रस्ताव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं एनडीए का प्रस्ताव। तो अगर हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, न लगातार नहीं किया जा रहा है, जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है, जो नेता विरोधी दल को उनके पद की मर्यादा के अनुसार जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है, या एक महिला सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वो अपनी बात कहें, उनकी पूरी होने के पहले उन्हें रोक दिया जाए, यह अनुचित। हम देश के 140 करोड़ जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए यहाँ आए। हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना पूरा विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और हम इतना कहना चाहते हैं कि हम निंदा प्रस्ताव जो सरकार लाई है, हम कहना चाहते हैं कि वो एक तमगा है हमारे लिए, एक हमारे लिए पुरस्कार है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर जनता की आवाज़ पर निंदा प्रस्ताव सरकार लाई है तो सरकार का रवैया लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं, तानाशाही का रवैया है। और पूरा विपक्ष तानाशाही के खिलाफ एकजुट है और हम पूरा संघर्ष करेंगे। कोई प्रश्न? Any questions, please? On this topic first? हाँ। Sir, are you also planning? अभी तक जब भी वो होगा, दोनों विषय को मिलाइए नहीं, जब भी होगा आपकी जानकारी में और संज्ञान में आ जाएगा। बट ऑल ऑप्शंस आर ओपन, सभी विकल्प खुले हुए हैं। जो भी कानूनन और रूल बुक में, जो भी संविधान के अंदर जो भी सभी विकल्प खुले हुए हैं। संविधान के अंदर, रूल बुक के अंदर, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो भी कानून के अंदर जो भी अख्तियार हैं, सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए मूक दर्शक बन करके नहीं देख सकते। विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, देखिए, विनेश फोगाट वाले मसले पे जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, मैंने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। और मैं पूर्व खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स कोड में लेकर के आया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ में मैं जम करके मैं बोला भी और मैंने कानून भी बनाए, लेकिन बावजूद इसके ऊपर मैं नहीं बोला, क्योंकि मेरा मानना था कि इसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। और मैं उसी भावना के साथ में आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ है, ये हमारे देश के एक धरोहर के साथ में जो हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश ने गोल्ड मेडल
खोया है और एक गोल्ड खोया है विनेश फोगट के रूप में। 3 गलतियां बड़ी सीधी सीधी नजर आती हैं। सबसे पहले तो विनेश फोगट जब 53 केजी में जाने के लिए तैयार थी, 50 केजी में उनको जब भेजा गया, उन्होंने कहा कि जो 53 केजी के अंदर जो सेलेक्ट हुई हैं उनके साथ इनका मुकाबला करा दिया जाए और अगर ये जीत जाती तो इनको 53 केजी में भेज दिया जाए। तो क्यों इस तरीके से नहीं हुआ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो उनके समर्थक हैं वो कभी चाहते ही नहीं थे कि विनेश फोगट कोई मेडल जीते। अगर वो चाहते होते तो उसको 53 केजी के अंदर उसका मुकाबला करा सकते थे, जिसमें जो उसका फॉर्म था वो बहुत आराम से वहाँ पर जीत सकती थी। दूसरा सबसे बड़ी कमी इसके अंदर मैं भारत सरकार की मैं कहूँगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया। उसके कार्यकारी अध्यक्ष उसमें बना दिए गए। तो जब सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष को बाहर जाने की इजाजत ओलंपिक्स में कैसे मिल गई? हमारे समय के ऊपर, मेरे समय के ऊपर लंदन ओलंपिक्स के अंदर सुरेश कलमाडी जाना चाहते थे एथलेटिक फेडरेशन के तौर के ऊपर। हमारी पार्टी के थे, हमारी पार्टी के एमपी थे। मैंने बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने मना करा कि ये नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के अंदर जब केस हुआ, भारत सरकार ने, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैंने कहा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वक्त कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष को इस बार वहां पर भेज दिया गया? इनको रोका जाना चाहिए। आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि 40 दिन लगातार सड़क के ऊपर जो एथलीट जिस फेडरेशन के खिलाफ में लड़ रही हो वो वहां पे उनकी प्रेजेंस के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए? तो ये कहीं पर भी एथलीट के हिसाब से, भारत के हिसाब से गोल्ड मेडल भारत को मिल जाए, इस हिसाब से नहीं सोचा गया। सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई को सोचा गया और स्पोर्ट्स मंत्रालय को मैं इस दूसरे काम के लिए ये दूसरी कमी उनकी नज़र आती है। तीसरी कमी जो स्पोर्ट्स मंत्रालय की इसके अंदर बड़ी सीधी सीधी नज़र आती है, स्पोर्ट्स कोड 2011 के अंदर मैं लेकर के आया था और उसके तहत भारत सरकार के पास में ये अधिकार है कि जब भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर इस तरीके से आपस के अंदर मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर करके उसको ठीक कर लेता है और जब तक ठीक नहीं होता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसको उसके अफेयर्स को मैनेज करती है ताकि सब लोग साथ रहें। मैं ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूं जो मेरे समय के ऊपर इस तरीके से हुआ था और हम लोगों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल करके टेक ओवर किया, ठीक होकर के वापस दिया और वो सारी की सारी गाड़ी पटरी पे बैठ गई। तो यहाँ पर क्यों नहीं इस वक्त हुआ? सिर्फ इस वजह से कि अपने राजनीतिक कारणों से, अपने राजनीतिक विश्वास पात्रों की मदद करना, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। भारत सरकार अगर इसके अंदर राजनीति लेकर के आएगी और राजनीति के हिसाब से सोचेगी तो हमारे हाथ में मिले मिलाए मेडल भी हमारे हाथ से इसी प्रकार से जाएंगे जैसे विनेश फोगट का गया और इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती।